नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम और नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हालांकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अखिल भारतीय स्वरूप में होता है, लेकिन जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होता है। संविधान सभा में भी इस बात पर विचार विमर्श हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाया जाए या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करवाया जाए। तो भारत के राष्ट्रपति का वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करने का समर्थन संविधान सभा में के.एम. मुंशी और शिब्बन लाल सक्सेना ने किया था। के.एम. मुंशी और शिब्बन लाल सक्सेना ये चाहते थे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दूसरा जो मत था वो ये था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करवाया जाना चाहिए। तो जो बात शिब्बन लाल सक्सेना और के.एम. मुंशी कर रहे थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करवाया जाना चाहिए, इस मत को नहीं माना गया। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर प्रत्यक्ष करवाते तो इससे एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती। वो समस्या क्या आती? देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें एक संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, और संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्वाचन तो जनता के द्वारा होता ही है डायरेक्ट। और अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जनता के द्वारा करवा दिया जाता तो शक्ति के दो केंद्र बन जाते, एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ राष्ट्रपति। जब शक्ति के दो केंद्र बन जाते, दोनों का ही जनता के द्वारा निर्वाचन होता, तो दोनों के मध्य विवाद और संघर्ष की स्थिति बन जाती। तो एक तो पहला ये कारण है जिसके कारण राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करवाया गया। और दूसरा जो मुख्य कारण वह है कि राष्ट्रपति तो संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है, जिसके पास ज़्यादा शक्तियां नहीं हैं। तो इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके पास शक्तियां भी बहुत कम हैं। और प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाते सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन करवाया जाता तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता, सारे देश की मशीनरी को चुनाव में लगाया जाता और फायदा उसका कुछ था नहीं। तो इन दो कारणों से राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं करवाए जाने का संविधान सभा ने निर्णय लिया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन फिर करवाया कैसे जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो कौन कौन होते हैं और उनका प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हमारे संविधान में 3 प्रावधान दिए गए हैं। आइए देखते कौन कौन से प्रावधान राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 3 मुख्य अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 54,
अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल का प्रावधान अनुच्छेद 54 में किया गया है। निर्वाचक मंडल का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 54 में। निर्वाचक मंडल कौन होता है? हम जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग वोट डालते हैं, जो मतदाता होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल बोलते हैं। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया? अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से होगा, किस तरीके से होगा, वो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 71 में क्या प्रावधान किए गए हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होते हैं तो उन विवादों से संबंधित विषय अनुच्छेद 71 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद के विषय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन से संबंधित विवाद के विषय इसमें दिए गए हैं। तो ये 3 अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल के प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन कौन लोग वोट डालेंगे। तो निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरे प्रकार के सदस्य और शामिल हैं जो हैं दिल्ली एवं पुडुचेरी के, दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इन सभी लोगों से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल बनता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। कौन शामिल नहीं है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? कौन से संसद के सदस्य शामिल नहीं हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और दूसरा देखिए, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और दूसरी बात इससे और पता लगता है कि कई राज्यों में विधान परिषद का गठन भी किया गया है। तो उन राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और तीसरा जो प्रावधान दिया गया है दिल्ली एवं
पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। संसद के मनोनीत सदस्यों को शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे तो हम उनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर पाते हैं। इसलिए संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने से रोका जाता है। दूसरी बात देखिए, राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि विधानसभाओं की जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए उनको रोका गया है। और विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। केवल 6-7 राज्यों में विधान परिषद हैं, इसलिए सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होने के कारण उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। और दिल्ली और पुदुचेरी को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और ये 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। इसलिए दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने सबसे पहले 1997 के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, क्योंकि ये संशोधन भी 1995 में लागू हुआ था। इसके बाद में अगले जो राष्ट्रपति के चुनाव थे, जिसमें KR नारायण भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, 1997 में वो चुनाव हुए थे, उसमें इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों ने भाग राष्ट्रपति के चुनाव में लिया था। अब निर्वाचक मंडल में सदस्य कितने सदस्य हैं टोटल, तो आइए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के कितने सदस्य हो गए भाई? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए 233 सदस्य। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 233। तो 233। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 543। तो इसका मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 776 सदस्य। फिर दूसरा आता है सभी राज्यों के विधानसभाओं के और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 4033। ये जो संख्या की हम बात कर रहे हैं, ये संख्या 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या है। उससे पहले जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे 2017 में, उसमें विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या अलग थी, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था और 2022 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए यहाँ पे विधायकों की संख्या कम हो गई। तो इस प्रकार टोटल निर्वाचक मंडल में सदस्य कितने हो जाएंगे? 776 प्लस 4033। तो टोटल निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 776 तो ये और 4033 सदस्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, तो टोटल संख्या हो जाएगी 4809। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 2022 में कितने सदस्य थे टोटल? 4809 सदस्य थे। अब 4809 सदस्य कितने वोट डालते हैं? एक सदस्य एक वोट डालेगा। राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य भी एक वोट डालेगा
और संसद के निर्वाचित सदस्य भी एक ही वोट डालेंगे। तो अगर ये एक एक वोट डालेंगे तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? संघ का भारी रहेगा या राज्यों का पलड़ा भारी रहेगा? तो अगर एक एक वोट डालेंगे और उनकी गिनती एक एक ही की जाएगी तो राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा? जो राज्य चाहेंगे, क्योंकि राज्यों की विधायकों की संख्या कितनी है? 4000 और संसद के सदस्यों की संख्या है 776। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब सदस्यों की संख्या इतनी है और एक व्यक्ति एक वोट देगा तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि संसद के सदस्यों का महत्व कम हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में और विधानसभाओं के सदस्यों का महत्व ज्यादा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति एक मत देने से पहली समस्या तो ये आ जाएगी कि सांसदों का महत्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी समस्या क्या आएगी? दूसरी समस्या ये आएगी कि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अलग है, सिक्किम की जनसंख्या कम है और सिक्किम का विधायक भी एक वोट देगा, उत्तर प्रदेश का विधायक भी एक वोट देगा। तो जनसंख्या में आनुपातिक समानता नहीं रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक विधायक ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, सिक्किम का एक विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं हो सकता। तो दो प्रकार की समस्याएं एक मत देने से आती हैं, तो उनका समाधान किया गया है अनुच्छेद 55 में, जहां राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान किए गए हैं और यहाँ जो समस्या आ रही है, एक विधायक या एक सांसद के मत को एक मानने में जो समस्या आ रही है, उसका समाधान अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में जनसंख्या के अनुपात में मतों का मूल्य निर्धारित किया गया है, क्योंकि भाई जो विधायक ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उस विधायक के मत का मूल्य ज्यादा होगा, जो विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उस विधायक के मत का मूल्य कम होगा। और चूंकि जो सांसद हैं वो बहुत ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं विधायकों की तुलना में, तो एक सांसद के मत का मूल्य विधायकों के मत के मूल्य में बहुत ज्यादा होगा। तो इस समस्या को अनुच्छेद 55 में सुलझाया गया है, जहां राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में मुख्यतः 3 बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 55(1) में यह कहा गया है कि जहां तक संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए। अनुच्छेद 55(1) क्या कहता है? जहां तक संभव हो, यानी यथासंभव राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता होनी चाहिए। अब ये एक रूपता कैसे स्थापित करते हैं इसको हम देखेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 55(2) में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 55(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55(2) ये कहता है कि राज्य एवं संघ के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए। राज्य एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य एवं संघ के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता होनी चाहिए, या इसको यूं कह सकते हैं कि आनुपातिक समानता होनी चाहिए या एक रूपता होनी चाहिए। ये 55(2) कहता है।
इसके बाद में अनुच्छेद 55(3) क्या बात करता है? अनुच्छेद 55(3) कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त होगा, यानी गुप्त मतदान होगा। तो ये 3 प्रावधान अनुच्छेद 55 में किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 55(1) में जो बात की गई है उसका क्या अर्थ होता है। 55(1) क्या कहता है कि राज्यों के बीच में आनुपातिक समानता होनी चाहिए। तो देखो कैसे राज्यों के बीच में आनुपातिक समानता होगी। आप जानते हो उत्तर प्रदेश, यूपी की जनसंख्या क्या 8 करोड़ है। सिक्किम की जनसंख्या 2 लाख है। दोनों राज्यों की जनसंख्या में अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी का एक विधायक लगभग 2 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश का एक विधायक, उत्तर प्रदेश में 400 विधायक हैं, तो 400 विधायक का 8 करोड़ में भाग देंगे तो 2 लाख आता है। तो उत्तर प्रदेश का एक विधायक 2 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सिक्किम की जनसंख्या 2 ही लाख है और इसमें 32 विधायक हैं, तो एक विधायक लगभग 7,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए दोनों के मत अगर समान रख देंगे तो वो समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसलिए अगर दोनों के विधायकों का मत समान रख देंगे तो वो न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ का विधायक ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और सिक्किम की जनसंख्या कम है, यहाँ का एक विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए दोनों राज्यों के विधायकों का मत समान नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दोनों राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकालना पड़ेगा। दोनों राज्यों के प्रतिनिधित्व में आनुपातिक समानता निकालनी पड़ेगी, यानी विधायकों का मत मूल्य निकालना पड़ेगा। और ये मत मूल्य का निकालने का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो अनुच्छेद 55(2) में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे विधायकों का मत का मूल्य निकाला जाता है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, अगर एक विधायक को एक मत देंगे, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे सिक्किम का हो, तो समस्या आएगी, क्योंकि वो समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उत्तर प्रदेश का एक विधायक 2 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, सिक्किम का एक विधायक 7,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 55(1) में ये बात जोड़ी गई थी कि राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता होनी चाहिए। तो समानता कैसे निकालेंगे? विधायकों का मत मूल्य निकालकर स्थापित करेंगे। तो देखिए एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। हम राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य निकालने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकालें। राजस्थान के विधायक का मत मूल्य। तो राजस्थान के विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या है? राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या, निर्वाचित विधायकों की संख्या, और फिर 1000 से इसमें 1000 का भाग दे देंगे, बट्टा 1/1000। तो किसी भी राज्य के
विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की निर्वाचित विधायकों की संख्या, और इसमें 1000 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार किसी भी राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाला जा सकता है। तो राजस्थान का उदाहरण लिया तो राजस्थान की जनसंख्या, अब यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कौन सी जनसंख्या काम में ली गई है? यहाँ पे जनसंख्या काम में ली गई है 1971 की जनसंख्या। कौन सी जनगणना की आंकड़े काम में लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। 1971 की जनगणना के आंकड़े लिए गए हैं। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि 1971 के जनगणना के आंकड़े क्यों लिए गए हैं। तो इसका जवाब ये है कि 1971 के बाद में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जनसंख्या में विषमता उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दक्षिण भारत में जनसंख्या को नियंत्रण कर लिया गया था। इसके कारण अगर हम 1971 की बाद की जनगणना काम में लेते हैं तो फिर वो प्रतिनिधित्व में आनुपातिक समानता नहीं रहेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर भारतीयों को ज़्यादा महत्व मिलेगा, दक्षिण भारतीयों को कम महत्व मिलेगा। इसलिए अभी तक 1971 की जनगणना के आंकड़े काम में लिए जाते हैं, जो कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि सन 2026 तक 1971 की जनगणना के आंकड़े काम में लिए जाएंगे। 2026 के बाद में जो आंकड़े मिलेंगे जनसंख्या के नए, उनको काम में लेंगे। तो इसलिए ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि 1971 की जनगणना को काम में लेंगे। तो आइए राजस्थान में जनसंख्या देखते हैं। 1971 में कितनी थी? लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या थी। लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या 1971 में राजस्थान की थी। राजस्थान में विधायक कितने हैं? लगभग 200, और इसमें फिर 1000 का भाग दे देते हैं। तो इस संख्या को अगर हम हल करते हैं तो लगभग 129 आता है। इसमें एक बात और कही गई है कि जो भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है वो अगर 500 से ज्यादा है तो उसमें संख्या में 1 जोड़ देंगे, 500 से कम है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो इस प्रकार किसी भी राज्य के विधायकों का मत मूल्य निकाला जा सकता है। राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129 है। तो एक विधायक का मत मूल्य राजस्थान में 129 है, तो 200 विधायकों का मत मूल्य कितना होगा राजस्थान में? 129 गुणा 200 कितना आएगा? 25,800। तो राजस्थान के 200 विधायकों का मत मूल्य कितना है? 25,800। एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। इस प्रकार हम सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाल सकते हैं। जिस भी राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालना है उस राज्य की 1971 के अनुसार जनसंख्या बट्टा उस राज्य के निर्वाचित विधायक, उसमें 1000 का भाग देंगे और उसके बाद में जो संख्या आएगी वो उस राज्य के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। इसी प्रकार अपन देखते हैं उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य कितना है? 208 है। ये तो हो गया राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का कितना है? एक विधायक का मत मूल्य 208 है। तमिलनाडु का कितना है एक विधायक का मत मूल्य? 176 है लगभग। और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 7 है। और राजस्थान का हो गया 129। तो ये अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य हैं। इसको देखने से हमें ये बात समझ में आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायकों के मत मूल्य प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग होंगे। सबसे अधिक मत मूल्य किसका होगा? उत्तर प्रदेश के विधायक का। सबसे कम मत मूल्य किसका होगा? सिक्किम के विधायक का, जो 7 है। उत्तर प्रदेश में 208 है, राजस्थान में कितना है? 129 है।
तो अनुच्छेद 55 में जो पहली बात दी गई थी कि राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए, वो हमने एक रूपता स्थापित कर दी मत मूल्य निकाल कर। अब उत्तर प्रदेश का एक विधायक ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो इसके विधायक का मत मूल्य ज्यादा है। सिक्किम का विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके एक विधायक का मत मूल्य कम है। ठीक है। अब जो दूसरी बात थी, ये राज्य एवं संघ के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए, ये भी अपन देख लेते हैं कैसे स्थापित करते हैं राज्य और संघ के बीच में एक रूपता। इस निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 776। और राज्य विधानसभाओं के विधायकों की संख्या कितनी है? 4033 है। टोटल विधायक कितने हैं निर्वाचित? तो अगर इनका वोट एक एक की गणना करेंगे तो विधायक ज्यादा होंगे, यही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेंगे, सांसदों को कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए इनके बीच में भी क्या निकाला जाता है? आनुपातिक समानता निकाली जाती है। तो सांसदों का मत मूल्य भी निकाला जाता है, इसका भी फॉर्मूला अनुच्छेद 55(2) में दिया गया है। तो सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? देखो, सांसद का मत मूल्य, इसका फॉर्मूला निकालने का है, इसके फॉर्मूले का सूत्र है सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का मत मूल्य बटा सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 776। और सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य कितना है? सन 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव के अनुसार सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य कितना है? 5,43,231। और निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 776। तो इसमें जब भाग देते हैं तो एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा, जो कितना आएगा? 700 आएगा। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना आ गया? लगभग कितना आ गया? 700 आ गया। तो 776 सांसदों का मत मूल्य कितना हो जाएगा? 776 गुणा 700, तो ये आ जाएगा 5,43,200। तो सांसदों के मत मूल्य आ जाएंगे 5,43,200 और सभी विधायकों का मत मूल्य कितना है? 5,43,231। सभी विधायकों का मत मूल्य है 5,43,231। तो अब ये देखिए, सांसदों का मत मूल्य इतना है और विधायकों का मत मूल्य इतना, लगभग बराबर है, दोनों में लगभग समानता है। इसके माध्यम से हमने इस बिंदु को समझ लिया है, राज्य एवं संघ के प्रतिनिधित्व में एक रूपता। ये देखिए, एक रूपता स्थापित हो गई, दोनों का मत मूल्य लगभग बराबर है। तो इस प्रकार सन 2022 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का टोटल मूल्य कितना था? 10,86,431। सन 2022 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल मत मूल्य थे 10,86,431। विधायकों का मत मूल्य 5,43,231। सांसदों का मत मूल्य 5,43,200। तो इस प्रकार हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का मूल्य निकालते हैं। अब मतों का मूल्य इसलिए निकालते हैं ताकि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली है वो है कि प्रत्येक सांसद का मत मूल्य समान है, 700 है, जबकि प्रत्येक विधायक का मत मूल्य समान नहीं है, जो हमने देखा है। देखो, ये देखिए,
राजस्थान के विधायक का मत मूल्य 129 है, यूपी के विधायक का मत मूल्य 208 है, तमिलनाडु के 176 हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो है, कोई भी सांसद हो या विधायक हो, वोट एक ही देंगे, लेकिन सभी के वोट का मूल्य अलग अलग होगा। तो सांसद के मत का मूल्य 700 है और विधायकों के मतों का मूल्य अलग अलग राज्य की जनसंख्या के अनुसार दिया हुआ है। अब देखिए अनुच्छेद 55 में एक बात और बच गई है। अनुच्छेद 55(3) क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा और मतदान क्या होगा? इसमें गुप्त होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी प्रणाली काम में ली जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त होगा। अब इस बात को समझते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग और एकल संक्रमणीय पद्धति का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? आप जानते हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल मत मूल्य कितने हैं? कुल मत मूल्य हैं 10,86,431। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है यहाँ निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को मतों का निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ेगा और कोटा प्राप्त करने का भी सूत्र है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसको मतों के मूल्यों का कोटा प्राप्त करना पड़ेगा और कोटा प्राप्त करने का भी सूत्र है मतों का कोटा। कितना कोटा प्राप्त करना पड़ेगा? कुल वैध मत बटा निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 प्लस 1 और प्लस 1। तो कुल वैध मत कितने हो गए? मान लीजिए 10 लाख हो गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल वैध मत कितने हो गए? 10 लाख हो गए। और अब 10 लाख में से कितने वोट चाहिए? निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को कितने वोट चाहिए? तो देखो 1 प्लस 1 2 हो गया और प्लस 1 हो गया। तो 5 लाख कितने वोट चाहिए टोटल? 5 लाख 1 वोट। इस प्रकार मतों का कोटा प्राप्त करना होगा। जो भी उम्मीदवार निर्वाचित होगा उसको इतने वोट प्राप्त करने होंगे। तो ये मतों का कोटा प्राप्त करने का सूत्र है। कुल वैध मत बटा 1 + 1 + 1। जो भी उम्मीदवार निर्वाचित होगा उसको इतने वोट मिलने ही मिलने चाहिए। तो आइए देखते हैं दूसरी जो बात है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अर्थ होता है राष्ट्रपति के चुनाव में मतों का संक्रमण होता है। अब मतों का संक्रमण कैसे होता है आइए देख लेते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। 3 उम्मीदवार हैं। अब जो मतदाता हैं यानी सांसद और विधायक वो एक मत डालेंगे लेकिन वो वरीयता डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये किसी राकेश नाम का सांसद है, इसने अपने मत का प्रयोग किया है। ये 3 इसके सामने उम्मीदवार हैं। तो तीनों को, इन उम्मीदवारों को जब वो वोट देगा तो वोट तो एक ही देगा लेकिन तीनों उम्मीदवारों के सामने अपनी वरीयता लिख देगा। जैसे राकेश नाम का विधायक है या सांसद है, वो वोट कितना देगा? 1 देगा और वोट देते समय उम्मीदवारों के नामों के आगे वो वरीयता लिख देता है। जैसे राकेश ने ए को पहली वरीयता दे दी, सी को दूसरी वरीयता दे दी और बी को तीसरी वरीयता दे दी। इस प्रकार राकेश नामक विधायक ने अपने वोट दे दिया। इसी प्रकार कोई राजेश नाम का वो विधायक है, मान लीजिए कोई राजेश नाम का विधायक है, ये भी वोट डालेगा। वोट तो एक ही देगा लेकिन उम्मीदवारों के आगे वरीयता लिख देगा। जैसे राजेश ने पहली वरीयता इसको दी, दूसरी वरीयता इसको दी, तीसरी वरीयता इसको दी। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित विधायक और सांसद
उम्मीदवारों के सामने अपनी वरीयता लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो निर्वाचन के बाद में जब मतगणना होती है तो मतगणना में क्या करते हैं, सबसे पहले पहली वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। तो मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, इनमें से ए उम्मीदवार ने लगभग 4 लाख पहली वरीयता के लगभग 4 लाख वोट पहली वरीयता के प्राप्त कर लिए। बी ने 3 लाख वोट पहली वरीयता के प्राप्त कर लिए और सी ने 2 लाख पहली वरीयता के वोट प्राप्त कर लिए। ठीक है। अब इनमें से कौन सा निर्वाचित होगा? अभी कोई सा भी उम्मीदवार निर्वाचित नहीं होगा, क्योंकि जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? जीतने के लिए वोट चाहिए इतने, 5 लाख और 1 वोट चाहिए, क्योंकि ये जीतने के लिए मतों का कोटा इस सूत्र से निकाला है हमने। और यहाँ कितने कितने मत प्राप्त हो रहे हैं? इसको 4 लाख हो रहे हैं, इसको 3 लाख हो रहे हैं, इसको 2 लाख हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो वोट हैं ये पहली वरीयता के हैं। इसको पहली वरीयता के इतने वोट मिले हैं और बी को पहली वरीयता के 3 लाख वोट मिले हैं, सी को पहली वरीयता के 2 लाख वोट मिलते हैं। ठीक है। तो अब इसमें से कोई सा भी उम्मीदवार निर्वाचित नहीं होगा, क्योंकि निश्चित कोटा प्राप्त इन्होंने नहीं किया। कोटा कितना है जीतने के लिए? 5 लाख है, 5 लाख 1 वोट। तो अब क्या करेंगे, जिस उम्मीदवार ने पहली वरीयता के सबसे कम वोट प्राप्त किए हैं उस उम्मीदवार के मतों का स्थानांतरण करेंगे। और सबसे कम पहली वरीयता के मत किसने प्राप्त किए हैं? सी ने किए हैं, तो सी को यहां से हटा देंगे और सी के जो पहली वरीयता के वोट हैं इनको हमें इनके मत, सी ने पहली वरीयता के सबसे कम वोट प्राप्त किए हैं, इसलिए सी को हम मतगणना से हटा देंगे और सी को जो वोट मिले हैं उनको दूसरी वरीयता के अनुसार ए और बी में बांट देंगे। आप जानते हो, जिन व्यक्तियों ने, जिन मतदाताओं ने सी को पहली वरीयता दी है उस मतदाता ने दूसरी और तीसरी वरीयता भी किसी को दी होगी। भाई जैसे मान लीजिए सी को पहली वरीयता इतने वोट मिले हैं, तो इन लोगों ने दूसरी वरीयता भी इन बी या ए में से किसी को दी होगी। तो अब क्या करेंगे, ये जो पहली वरीयता के वोट हैं ये बी या ए में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि जिस उम्मीदवार ने इसको पहली वरीयता दी है, जिस सांसद ने, उस सांसद ने दूसरी वरीयता भी ए या बी को दी है, तो उस सांसद ने जिसको दूसरी वरीयता दी है उसका वोट इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो मान लीजिए 2000 वोटों में से 1000 वोट या 1010 वोट ए को ट्रांसफर होते हैं। कितने होते हैं? 1,10,000 वोट, और 90,000 वोट इसको ट्रांसफर होते हैं। तो अब ये निर्वाचन से हट जाएगा। अब क्या होगा, इसके वोट कितने हो गए? 5,10,000 वोट हो गए, और इसके वोट कितने हो गए? 3,90,000 हो गए। तो अब क्या हुआ, उम्मीदवार ए ने मतों का कोटा प्राप्त कर लिया, 5,10,000 वोट प्राप्त कर लिए, इसलिए ये विजेता घोषित हो गया है। इस प्रकार जो मतों का स्थानांतरण होता है उसको क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोलते हैं। अब मान लीजिए पहली वरीयता के जब वोटों की गिनती करते हैं और जो उम्मीदवार मतों का कोटा पहली वरीयता में प्राप्त कर लेता है उसके लिए फिर मतों के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे देखिए, एक चुनाव में मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। तो ए ने 6 लाख वोट प्राप्त कर लिए पहली वरीयता के, बी ने 3 लाख वोट प्राप्त कर लिए पहली वरीयता के, और सी ने 1 लाख वोट प्राप्त कर लिए पहली वरीयता के। तो अब इसमें कौन विजेता हो गया? ए वाला हो गया, क्योंकि इसने निर्वाचन का कोटा प्राप्त कर लिया। तो अगर पहली वरीयता के कोटा प्राप्त कर लेते हैं पहली वरीयता के वोटों का, तो वो निर्वाचित हो जाता है। अगर मतगणना में पहली वरीयता
की गणना के अनुसार किसी को कोटा प्राप्त नहीं होता तो फिर दूसरी वरीयता के मतों की गिनती की जाती है। भारत में अब तक सिर्फ एक बार ही द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई थी, सन 1969 में। 69 के राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी जब विजेता हुए थे और इनके प्रतिद्वंदी थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। तो इस चुनाव में द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई थी। इस चुनाव में क्या हुआ था? द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई थी। तो एक ही बार आज तक द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई है 1969 में, जिसमें वीवी गिरी निर्वाचित हुए थे। और 1977 के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति। तो एक राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा है जिसमें किसी कैंडिडेट को निर्विरोध विजय मिली थी, वो है नीलम संजीव रेड्डी 1977 में। क्योंकि सभी जो उम्मीदवार थे जिन्होंने पर्चा भरा था उनका सबका जो पर्चा वो खारिज हो गया, एक ही उम्मीदवार बचे थे नीलम संजीव रेड्डी। तो द्वितीय वरीयता की गिनती हुई थी 1969 में और निर्विरोध विजेता कब हुए थे? 1977 में। कौन हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये निर्वाचित हुए थे। अनुच्छेद 71 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद से संबंधित। निर्वाचन विवाद से संबंधित है। इसमें 4 बातें मुख्य दी गई हैं अनुच्छेद 71 में। पहली बात दी गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में सुने जाएंगे। पहला क्या है? अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उन विवादों की सुनवाई सिर्फ कहाँ होगी? भारत के उच्चतम न्यायालय में होगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में यह अनुच्छेद दिया हुआ है। तो दोनों के संबंध में कोई निर्वाचन के संबंध में विवाद होता है तो सुनवाई सिर्फ कहाँ होगी? सुनवाई सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय में होगी। सिर्फ उच्चतम न्यायालय में होगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या कही गई है अनुच्छेद 71 में? दूसरी बात ये कही गई है कि अगर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय के द्वारा शून्य या अवैध घोषित किया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य के पालन के लिए या शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी कार्य किए हैं वो सारे वैध माने जाएंगे। ये नहीं होगा कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया तो उससे पहले राष्ट्रपति ने जो कार्य किए हैं वो भी अवैध हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध ठहराने पर उसके कार्य वैध माने जाएंगे। जिस दिनांक को निर्वाचन अवैध घोषित होता है उस दिनांक तक जो उसने कार्य किए हैं वो सारे क्या माने जाएंगे? वैध माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। तीसरी बात क्या कही गई है? अनुच्छेद 71 1, अनुच्छेद 71 2 और अनुच्छेद 71 3। 3 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसद को कानून बनाने की शक्ति होगी। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन को संपन्न करवाने के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए जो भी कानून बनाने की शक्ति होगी वो किस में होगी? संसद में। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में कानून बना सकती है। निर्वाचन के विषय में कानून बना सकती है।
ये अनुच्छेद 71(3) में कहा गया है। अनुच्छेद 71(4) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 71(4) ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त हो तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। उस आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध नहीं होगा। ये प्रावधान इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि 1974 के राष्ट्रपति के चुनाव में, जो अगस्त 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, अगस्त 1974 में, इससे पहले मार्च 1974 में गुजरात विधानसभा भंग हो गई थी। इसके कारण राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त थे और उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन होने वाला था अगस्त में। तो राष्ट्रपति ने सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से ये सलाह मांगी थी कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने पर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्वाचक मंडल में अगर स्थान रिक्त हैं तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। तो ये प्रावधान 71(4) में किया गया है कि निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने पर भी निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति के निर्वाचन पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन पर प्रश्न नहीं किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने का। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान थे। अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है, अनुच्छेद 55 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, अनुच्छेद 71 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का प्रावधान किया गया है। विवादों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दूसरी बातें। आपने अनुच्छेद 71(3) देखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसद को कानून बनाने की शक्ति होगी। वे राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाने के लिए कुछ कानून और नियमों की आवश्यकता होगी। वो कौन बना सकता है? संसद। तो संसद ने ऐसे कानून और नियम बनाए हैं 71(3) का प्रयोग करते हुए। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन से कानून और कौन से नियम हैं, उनमें क्या क्या बातें हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो 71(3) का प्रयोग करते हुए 71 अनुच्छेद 71(3) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ कानून और नियमों का निर्माण किया है। तो कौन कौन से कानून और कौन कौन से नियम है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। ये कानून संसद के द्वारा बनाया गया है। दूसरे नियम बनाए गए हैं संसद के द्वारा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974। ये अधिनियम और नियम संसद के द्वारा बनाए गए हैं। अनुच्छेद 71(3) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए। तो हमने जो अनुच्छेद 54, 55 और 71 में देखा, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ज्यादा प्रावधान नहीं थे। वे नामांकन कैसे होगा राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति के चुनाव में
प्रस्तावक कितने होंगे, अनुमोदक कितने होंगे, कितनी जमानत राशि ली जाएगी, रिटर्निंग अधिकारी कौन होगा, आरओ कौन होगा, मतपत्र का रंग कैसा होगा, विवादों को न्यायालय में कौन ले जा सकता है, इन सारी बातों का वर्णन इन अधिनियम और नियम में किया गया है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और नियम 1974 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में 3 बार संशोधन किए गए हैं, 1974 में और 1997 में 2 बार इसमें संशोधन किए गए हैं। तो देखते हैं 1952 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है और राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के 60 दिन पहले राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। राष्ट्रपति के पदावधि के पूर्ण होने के 60 दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कितने भर सकता है कोई भी उम्मीदवार? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार 4 नामांकन भर सकता है। कितने नामांकन भर सकता है? 4 नामांकन भर सकता है। एक उम्मीदवार 4 नामांकन भर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी उम्मीदवार नामांकन भरता है उसको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी उम्मीदवार नामांकन करता है उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर चाहिए और राष्ट्रपति के निर्वाचन में 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसको 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। जो प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक नहीं हो सकते, यानी 50 सांसद या विधायकों के उसको हस्ताक्षर चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए जिसमें विधायक और सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। तो ये प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि जो गैर गंभीर उम्मीदवार होते हैं, कई बार प्रचार पाने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लग जाते हैं, उनको रोकने के लिए प्रावधान 1997 में किया गया था। इससे पहले हमने जो अधिनियम देखा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, इसमें 1997 में ये प्रावधान जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे प्रावधान? 1997 में। उससे पहले 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक थे, उससे पहले 1 अनुमोदक 1 प्रस्तावक था। लेकिन जो कुछ लोग प्रचार पाने के लिए निर्वाचन लड़ते हैं राष्ट्रपति का, उनको रोकने के लिए 1997 में ये प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 अनुमोदक चाहिए, 10 जिसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा की जाती है। अब ये जो जमानत राशि दी गई है ये कई बार जब्त हो जाती है। जैसे आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि जमानत जब्त हो गई। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत जब्त कब होती है? जब कोई उम्मीदवार निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार के लिए जो कोटा तय किया गया है उस कोटे का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है, तब उस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को जितने वोट चाहिए ना, उन वोटों का अगर 1/6% कोई वोट प्राप्त नहीं करता है कोई उम्मीदवार, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जमानत जब्त हो जाती है। ये 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाने पड़ते हैं, ये जमानत जब्त होती है।
राष्ट्रपति के चुनाव में एक जो महत्वपूर्ण बात है जो परंपरा के अनुसार चल रही है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव होते हैं। राज्यसभा के महासचिव। एक चुनाव में लोकसभा का महासचिव निर्वाचन अधिकारी होगा और दूसरे चुनाव में कौन होगा? राज्यसभा का महासचिव निर्वाचन अधिकारी होता है। जैसे 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी कौन था, यानी जिसको आरओ बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, वो था राज्यसभा का महासचिव। निर्वाचन अधिकारी 2022 के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन था? राज्यसभा का महासचिव था। 2017 के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन था? लोकसभा का महासचिव। तो इसके मतलब ये हुआ कि एक बार राज्यसभा का महासचिव निर्वाचन अधिकारी होता है, दूसरी बार लोकसभा का महासचिव राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी होता है। यानी ये अल्टरनेटिव रूप से आरओ का प्रयोग, आरओ के पद पर कार्य करते हैं। अब इसमें कुछ प्रावधान और किए गए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अधिनियम और नियमों में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता है? चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो दलीय प्रणाली से मुक्त होता है। दलों का उसमें कोई स्थान नहीं होता, यानी चुनाव चिन्ह नहीं होता है। सिर्फ उम्मीदवार का नाम होता है एक तरफ, दूसरी तरफ खाली होता है जिसमें वरीयता लिखी जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो संवैधानिक प्रधान का होता है। राष्ट्रपति हमारे राज्य का प्रधान होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य करे, एक तटस्थ एम्पायर की तरह संविधान और विधि का संरक्षण करे। अगर वो किसी दल का होगा तो अपने दल के प्रति उसका झुकाव जरूर हो जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को दलीय प्रणाली से मुक्त रखा गया है। इसलिए इसके चुनाव में किसी चुनाव चिन्ह का प्रयोग भी नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रूप से काम करे। तो चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव चिन्ह में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं होता, ईवीएम का प्रयोग नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव चिन्ह में व्हिप लागू नहीं होता है। पार्टियों का जो व्हिप होता है वो इसमें लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रॉक्सी वोट का प्रयोग भी नहीं होता है, यानी प्रॉक्सी वोट। प्रॉक्सी वोट का मतलब मैं अपना वोट किसी दूसरे को दे दूं, वो मेरा वोट देके आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अगर कोई सांसद या विधायक निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जेल में बंद है तो वो जरूर डाक मतपत्र का प्रयोग कर सकता है। डाक मतपत्र का प्रयोग कब करेगा? जब कोई विधायक निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जेल में बंद है, तब वो डाक मतपत्र का प्रयोग कर सकता है। बाकी प्रॉक्सी वोट का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का प्रयोग भी नहीं होता है। नन ऑफ द अबव, यानी हम किसी को वोट देना नहीं चाहते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो चुनाव चिन्ह, ईवीएम, व्हिप का प्रयोग, तो उस पर व्हिप लागू नहीं होता, उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता। व्हिप का मतलब उस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो पेन होता है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग अपना पेन देता है, उस पेन से ही मतदाता अपनी वरीयता अंकित करते हैं। और मान लीजिए कोई मतदाता एक ही उम्मीदवार के सामने, जैसे ए उम्मीदवार है, इसके सामने 1, 2, 3 ऐसे अंकित कर देता है तो उसका वोट अवैध हो जाएगा। हाँ, ये कर सकता है कि जैसे मैंने वोट दिया, मैंने ए के सामने तो एक वरीयता लिख दी, बी और सी के सामने खाली छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में पेन भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान होता है
वो दिल्ली में होता है संसद में, और प्रत्येक राज्य की राजधानी में जो विधानसभा होती है वहां भी मतदान होता है। सांसदों के लिए जो निर्वाचन पत्र होता है, जो मतदाता पत्र होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, और विधायकों के लिए मतदान पत्र पिंक कलर का, गुलाबी रंग का निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रावधान सारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 और 1974 वाले नियम में सारे दिए गए हैं। अब तक भारत में 16 राष्ट्रपति के निर्वाचन हो चुके हैं। कितने राष्ट्रपतियों का निर्वाचन हो चुका है? 16 राष्ट्रपति के निर्वाचन हो चुके हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो द्रौपदी मुर्मू 16वें राष्ट्रपति निर्वाचन में राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। व्यक्ति का क्रम देखें तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है। अभी तक भारत में 7 महिला अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लिया है। देखिए कौन कौन सी हैं। कृष्ण कुमार चटर्जी, 7 महिला अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया है। कृष्ण कुमार चटर्जी, कृष्ण कुमार चटर्जी, मनोहरा होलकर, मनोहरा होलकर, फूलचरण कौर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। प्रतिभा पाटिल 2007 में, ये 2002 में चुनाव लड़ी थी, ये 1952 में चुनाव लड़े थे, ये 1967 में चुनाव लड़ी थी, ये 1969 में चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद में मीरा कुमार, मीरा कुमार 2017 में, और द्रौपदी मुर्मू 2022 में भारत की राष्ट्रपति चुनी गई। तो सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रकार 7 महिला उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ा है, उसमें से 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति का निर्वाचन में विजयी हो चुकी हैं।